फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर 7 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पहले यहाँ पे एक पॉइंट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी लगभग 2300 साल पहले। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके मंत्री थे। नीचे मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा थे। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के जो बेटे हैं वो बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक। ये 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। ये सारे ही वंश के हिसाब से थे कि चंद्रगुप्त थे, उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पे आया, बिंदुसार के बाद में उनका बेटा अशोक जो था वो गद्दी पे आया। फिर यहाँ पे है पाटलिपुत्र जो थी वो उस टाइम राजधानी थी। पाटलिपुत्र के 2 प्रमुख नगर थे, कौन कौन से? उज्जैन और तक्षशिला। उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले जो रास्ता है वो उसके बीच में पड़ता था। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए जो रास्ता बना था उसके बीच में उज्जैन पड़ता था। नीचे है तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो उत्तरी पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। मतलब कि जो उत्तर पश्चिम है और जो मध्य एशिया था, मध्य भारत था, उसके लिए आने जाने वाले जो मार्ग था उसके बीच में पड़ता था। नीचे है साम्राज्य। राज्य से बड़े होते थे। रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती थी, ज्यादा संसाधन की जरूरत, बड़ी संख्या में कर वसूले वाले अधिकारियों की जरूरत। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पहले कि जनपद होते थे, महाजनपद होते थे, उसी तरीके से राज्य होता है और साम्राज्य होता है। राज्य जो होता है, राज्य और साम्राज्य में यही अंतर होता है कि जो साम्राज्य होते हैं वो राज्य से बड़े होते हैं। जो राज्य का बड़ा रूप होता है वही साम्राज्य होता है। रक्षा के लिए बड़ी सेना की इसमें जरूरत होती थी, ज्यादा संसाधन की जरूरत होती थी, बड़ी संख्या में कर वसूलने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि साम्राज्य और राज्य में किस तरीके से अंतर है। साथ ही जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको अंतर बताया था संसाधन और साधन में क्या अंतर होता है। तो साधन और संसाधन में हमने अंतर बताया था कि जब भी हम, जैसे कोई भी चीज़ है हमारे पास में, कोई इस्तेमाल की चीज़ है, जब तक वो मेरे घर पे है उसका यूज नहीं हो रहा तब तक तो वो हमारा साधन है। लेकिन जब वो चीज़ यूज में आने लगती है, उपयोग में आने लगती है, तभी वही चीज़ संसाधन हो जाती है। जैसे कि हमारे पास में बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो मेरे घर पे खड़ी है तो मेरा वो आने जाने का एक साधन है, क्योंकि वो मेरे घर पे अभी तक खड़ी है। लेकिन जब हम उसका यूज करने लगेंगे, उपयोग करने लगेंगे, तो वही चीज़ हमारा संसाधन बन जाती है, जैसे कि यातायात के संसाधन जो होते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि ज़्यादातर संसाधन की जरूरत होती थी। नीचे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का जो था वो सीधा नियंत्रण था। इस इलाके में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राजा करता था। तो यहाँ पर जो था पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब साम्राज्य की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से। तो इन पे क्या होता था? राजा का सीधा नियंत्रण था। सम्राट जो था वो अपना बिना किसी अपने मंत्री या किसी भी नौकर सेनापति को आदेश दिए बिना वो अपना सीधा नियंत्रण उस पर करता था। इस इलाके में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति भी राजा स्वयं ही करता था। नीचे देखते हैं संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। यहाँ पे एक पॉइंट है, संदेशवाहक जो संदेशों को ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, वो एक जगह से दूसरे स्थान घूमते थे। नीचे है नजराना। नजराना मतलब ट्रिब्यूट और कर। नजराना भी एक कर की तरह ही होता था, जैसे कर लेते हैं वैसे ही नजराना होता था। लेकिन नजराना और कर में इतना अंतर है कि जो कर है वो नियमित रूप से लिया जाता है और जो नजराना है वो अनियमित रूप से लिया जाता है। ये फिक्स नहीं है। जो नजराना है वो फिक्स नहीं है कि हम कभी भी किसी से ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हम रुपए के रूप में ही लें, किसी भी खाद्य सामग्री या कोई भी बहुमूल्य जो वस्तुएं होती हैं उनके रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। अनियमित किस तरीके से था इसको देखते हैं कि जब भी संभव हो विभिन्न पदार्थों के रूप में लोग स्वेच्छा से इसको देते थे। मतलब कि इसके लिए जरूरी नहीं कि राजा को इतना कर लेना ही है, आपको इतना कर देना है। इसमें जब भी संभव हो सके तो जो लोग जैसे कृषक होते थे वो अपने अनाज का कुछ हिस्सा अपनी इच्छा से राजा को देते थे। तो नजराना और कर में यही अंतर है। नीचे देखते हैं मेगस्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का ये राजदूत था मेगस्थनीज। नीचे साम्राज्य के जंगल वाले इलाके काफी हद तक स्वतंत्र थे। यहाँ पे एक है कि जो साम्राज्य था उसके जो जंगल वाले इलाके थे, जो साइड के इलाके थे जंगल वाले, वो काफी हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि साम्राज्य बहुत विस्तृत होता था, वहां तक राजा की अपनी पकड़ या पहुंच नहीं हो पाती थी, इसीलिए ये अपने में स्वतंत्र थे जो जंगल वाले इलाके थे। नीचे है कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बाद से अशोक ने युद्ध का त्याग किया था। कलिंग क्या है?
उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है, इसको याद रखिएगा, आ जाता है। कलिंग जो है वो उड़ीसा का प्राचीन नाम है। नीचे है, कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया था। कलिंग का युद्ध हुआ था, इसमें लाखों की संख्या में अनेक लोग मारे गए थे जो बेकसूर थे, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। काफी मात्रा में खून खराबा हुआ था। इसको देखते, मतलब इतने भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक ने विश्व में कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया था। नीचे है एक पॉइंट, धम। धम क्या है? संस्कृत शब्द धर्म का एक प्राकृतिक रूप है, धम। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नीचे एक पॉइंट है कि अशोक ने धम महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। यहाँ पे बताया कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कभी भी युद्ध ना करने का निश्चय लिया था। उसके बाद में अशोक ने धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म की शरण ले ली थी। तो यहाँ पे बताया कि अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो क्या करते थे, जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा लोगों को देते थे। धम्म मतलब धर्म की शिक्षा लोगों को देते थे। ठीक है, क्लियर है। अब नीचे देखते हैं। एक पॉइंट है कि अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं व स्तंभों पर खुदवाए थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र तथा श्रीलंका में दूत भेजे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आता है कि अशोक ने धर्म के विचारों को मतलब प्रसारित करने के लिए अपने दूत कहाँ कहाँ भेजे, तो याद रखिएगा सीरिया, मिस्र तथा श्रीलंका में। नीचे है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आधुनिक भारत है उसकी जो आजकल जो ज्यादातर जो भी लिपियां हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों में जो ब्राह्मी लिपि है उससे ही उत्पन्न हुई है, जो आज प्रचलित है। नीचे है, 2400 साल पहले लगभग 400 ईसा पूर्व चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। चीन की जो दीवार है उसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 400 ईसा पूर्व में। यहाँ बताया हुआ है ये 6400 किलोमीटर लंबी है चीन की दीवार। ये पत्थर व ईंट से बनी है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। जैसे कि बताया हुआ है कि 6400 किलोमीटर लंबी है। ये किससे बनी है? पत्थर और ईंटों से बनी हुई। साथ ही इसमें बताया हुआ कि 100-200 किलोमीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर चित्र में देखा होगा चीन की दीवार को, तो इस टाइप से बीच में गुंबद टाइप से दिखाई देते हैं, उनको बुर्ज कहते हैं, जो 100-200 मीटर की दूरी पर बने हुए हैं। इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि सैनिक इसमें रह करके दूर से ही निगरानी कर सकें कि कोई भी अदर सेना या अदर देश के लोग हमारे देश पर अटैक तो नहीं कर रहे, आक्रमण करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रह करके सेना जो है वो निगरानी करती थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको शॉर्ट नोट्स पसंद आए हो इसके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसके साथ ही जिन लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला है उसकी वीडियो कंटिन्यू पढ़ रही है चैनल पर, आप उसको भी देखते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।